इसराइल के वजीर आजम गए थे नियोम सिटी में जो सऊदी अरब में है और वहां जाके उन्होंने मुलाकात की थी मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, और ये पहला दौरा है किसी भी इसराइली वजीर आजम का सऊदी अरब का। अब सऊदी मीडिया इसको नहीं मान रहा, उनकी वजारतें भी जो है वो कह रही हैं कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, इसराइल का वजीर आजम नहीं आया। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, बाकायदा फ्लाइट रिकॉर्ड मौजूद है, कौन सी फ्लाइट कितने बजे उड़ी, तेल अवीव से कब उड़ी, नियोम एयरपोर्ट पे कब पहुंची, और जब वो वहां पहुंची तब वहां पे माइक पोम्पियो भी था, जो अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा है माइक पोम्पियो, वो भी उस वक्त वहां थे, और मोहम्मद बिन सलमान भी उस वक्त वहां थे। और इस बात को माइक पोम्पियो ने कंफर्म किया और एक ट्वीट भी किया इसके ऊपर उन्होंने। तो ये कंफर्म हो गया है। अब सऊदी अरब इसको नहीं मान रहा, उनकी कुछ टेक्निकल रीजन हैं कि वो इनको ना माने। आने वाले दिनों में सऊदी अरब को ये मानना पड़ेगा। सऊदी अरब के अंदर उन्होंने एक सो कॉल्ड जो है वो करवाया है सर्वे भी, और उस सर्वे के मुताबिक वो क्लेम कर रहे हैं कि सऊदी अरब के लोग ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब नॉर्मलाइज कर ले। लेकिन ये वहाँ सर्वे भी ऐसे ही होते हैं जिस तरह के बादशाह चाहते हैं, लोगों को खबरें भी वैसे ही दी जाती हैं जिस तरह की बादशाह चाहते हैं। कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल सर्वे, हर चीज़ कंट्रोल्ड है क्योंकि बादशाहत है सऊदी अरब में, और वहाँ पे लोगों की बात जो है उसकी इतनी अहमियत या ताकत नहीं है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए उनको बहुत जोर लगवाना पड़ेगा। बहरहाल अब जो इसराइल का मीडिया है उन्होंने इससे रिलेटेड मजीद खबरें दे दी हैं। नंबर एक खबर जो दी है वो इसराइल हेयोम ने दी है, और ये मेन अखबार है जिसने इसके ऊपर सबसे तफसीली पहले इन्होंने ब्रेक किया था। खबर भी इन लोगों ने ब्रेक की थी, इन्हीं लोगों ने ये बताया था, हेरिट्स ने बताया था और दीगर अखबारात ने, कि जनाब सऊदी अरब के अंदर वली अहद के साथ इसराइली वज़ीर आज़म मिले हैं। वो नहीं मान रहे लेकिन साबित कर दिया। अब इन्होंने मजीद खबरें दी हैं और वो खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक और अखबार है सऊदी अरब का, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इसके अंदर भी ये खबर छपी है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर में अहवाल है एक सऊदी अरब का अखबार, उसके अंदर छपी है। जेरूसलम पोस्ट के अंदर दीगर अखबारात में है, लेकिन ये खबर है क्या मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि 3 चीजें तय हुई हैं सऊदी अरब के वली अहद में और इसराइल के वजीर आजम के दरमियान। यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद थे, अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे, रॉ का चीफ भी मौजूद था। अब पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या हो रहा था। यानी हमें ये तो पता था मुलाकात हो गई है, और ये भी पता था वहां हो क्या सकता है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उन मुलाकात के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई और उन्होंने आपस में क्या क्या खिचड़ी पकाई। 3 चीजें मेन जो डिस्कस की गई हैं उस मुलाकात में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसराइली और दीगर मीडिया अपनी रिपोर्टिंग के जरिए से अब इसको बता रहे हैं, और इसराइल ने बाकायदा इन चीजों को खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है जितना इन चीजों को खोलेंगे उतना ज्यादा सऊदी अरब के लिए आसान होगा इसराइल को तस्लीम करना। अब 3 चीजें कौन सी हैं, मैं आपको पहली चीज बताता हूं, वो ये है कि जो बाइडन, उनका पहला इशू है कि जो बाइडन जो है वो अमेरिकी सदर बनने जा रहा है, क्योंकि जेरेड किशनर के साथ जो ट्रंप का दामाद था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल के और सऊदी अरब के। सऊदी अरब की जो हुकूमत है या जो हुक्मरान है वो तो ट्रंप के गुण गाते थे। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे, बहुत पहला दौरा किया था, बड़ी जबरदस्त इन्होंने वेपन्स की डील की थी, और एक दूसरे के बगैर ये बिल्कुल सांस नहीं लेते थे। सऊदी अरब और अमेरिका, ये दोनों मुल्कों की क़यादतें बड़ी खुशो खुरम रही हैं 4 साल तक। अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने से और जो बाइडन के आने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इसराइल को और सऊदी अरब को। इसराइल को फर्क इसलिए पड़ा कि अमेरिकन रियासत जो है बड़ा जोर लगा के नॉर्मलाइजेशन करवा रही थी, मुल्कों पे जोर लगा रही थी कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आप इसराइल को तस्लीम करें, आप इसराइल को तस्लीम करें। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हमारे पर दबाव था और अमेरिका दबाव डालता रहा है। लेकिन अब जो बाइडन आ गया है तो उसकी पॉलिसी वो नहीं होगी। इसराइल परेशान है, सऊदी अरब क्यों परेशान है, उसकी परेशानी की 2 बड़ी वजूहात हैं, और वो दोनों इसमें डिस्कस हुई है मुलाकात में सोर्सेज के मुताबिक। पहली वजह, जमाल खशोगी का जो केस है, जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट था सऊदी अरब का जिसको कत्ल किया गया, और इसका मामला पूरी दुनिया में उठाया गया। इसका जो मुकदमा है वो भी अमेरिका में चल रहा है, और समन भी किया गया था मोहम्मद बिन सलमान को, और अमेरिका के साथ किसी भी सूरत में ये अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते सऊदी अरब के लोग, क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और सऊदी अरब उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी समझते हैं।
अब इनको ये ऐसा लगता है कि जो बाइडेन के आने के बाद जो इन्फ्लुएंस हम करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे और इनके अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान के, सैंक्शंस लग सकती है यानी पाबंदियां लग सकती हैं और गिरफ्तारी के वारंट जारी हो सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका में। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये मुमकिन है और ये जमाल खशोगी का जो एक कत्ल था ये उस मामले के अंदर हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएंगे और उसका ज्यादातर नुकसान सऊदी अरब को होगा क्योंकि पेट्रोल के ऊपर दुनिया का इंहिसार आने वाले वक्त में कम हो जाएगा तो सऊदी अरब लगातार डाउन जाएगा और इस पे उसका बहुत बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने ये रिक्वेस्ट की है नेतन्याहू से कि आप अब अमेरिका के ऊपर, क्योंकि यहूदियों का बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसराइल का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो आप कोशिश करें कि कुछ भी करके मेरे वहां पे अरेस्ट वारंट ना निकले और मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां ना लगाई जाए। मिसाल के तौर पे पाबंदियां वो लगा सकते हैं कि इनके जो एसेट्स हैं यहाँ पे वो सीज कर दिए जाएं, जहां पे जिन जिन कंपनी के साथ, अमेरिकन के साथ कारोबार कर रहे हैं वहां इनके एसेट्स होल्ड कर दिए जाए। इनका जो है अमेरिका में और दीगर कई जगहों के ऊपर जो है वो ट्रैवलिंग की पाबंदी लगा दी जाए, कारोबारी बंदिशें लगा दी जाए। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक वली अहद के तौर पे फिर एग्जिस्ट नहीं कर पड़ेंगे सऊदी अरब के अंदर। देखिए उनको मोहम्मद बिन सलमान को ताकत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो किसी और की जगह लेकर आके वली अहद बने हैं और उन्होंने बड़ी इसके लिए सियासत भी की है, ताकत भी इस्तेमाल की है और वो ताकत अमेरिकन की थी। अब अगर अमेरिकन उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनके वारंट निकल आते हैं गिरफ्तारी के और उनके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं तो इस सूरत हाल में वो कमजोर हो जाएंगे और उनकी कमजोरी का फायदा दूसरे मुल्कों को होगा, जो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू को कि आप कुछ भी करें अमेरिका के अंदर हमें इस बुरे अंजाम से बचाएं क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी मुख्तलिफ है। नंबर 2, दूसरा मामला भी मैं पहले आपको वो बता देता हूं जो अमेरिका से मुताल्लिक ही है। सऊदी अरब अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को समझता है शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से और उसके बाद तुर्की को, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो अपना ईरान को समझते हैं। ईरान के साथ उनकी मुखालफत है, कुछ ममालिक के साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं और कुछ के जो है वो सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से इनके बीच में एक पुरानी रिफ्ट चली आ रही है सऊदी अरब के हुक्मरानों और ईरान के हुक्मरानों के बीच में। इवन इनकी अवाम भी एक दूसरे को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखती। अब आपको याद होगा कि जब बराक ओबामा का दौर था तो उन्होंने एक मुआहदा किया था ईरान के साथ जिसको ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी और उसके तहत ईरान को मखसूस हद तक इजाजत दी गई थी कि आप न्यूक्लियर पे काम कर सकते हैं और उनके ऊपर से पाबंदियां खत्म करने की बात की गई थी जिससे ईरान की इकोनॉमी के बेहतर होने के इम्कानात थे, उनकी तिजारत के बढ़ने के इम्कानात थे और इस खित्ते में इसका बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को होने जा रहा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनके ताल्लुकात क्योंकि सऊदी इसके साथ बहुत अच्छे थे और उनका बिजनेस भी था उनके बेटे का, दामाद का, जेरेड किशनर का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर जो न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ उसको खत्म कर दिया और वो डील खत्म होने के बाद ईरान पे सख्त तरीन पाबंदियां लग गई। वो फेटफ की ब्लैक लिस्ट में चला गया और बहुत बुरे हालात का शिकार हो गया। ये हुआ ईरान के साथ और सऊदी अरब इसमें बहुत खुश था क्योंकि ईरान को जब जब दबाया जाएगा, जब जब परेशान किया जाएगा तो सऊदी अरब जो है वो उसको इंजॉय करते हैं। लिहाजा जो बाइडेन वापस आ गए हैं और उनकी पार्टी वापस इख्तिदार में आ गई है, जो बाइडेन उसी पार्टी से है जिससे बराक ओबामा थे यानी डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेट्स की हुकूमत वापस आ गई है और उन्होंने तैयारी कर ली है और इसकी रिपोर्ट्स मौजूद है सऊदी अरब के पास भी और इसराइल के पास भी कि वो वही वाली न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ, जो ईरान डील हो रही थी सऊदी अरब के ख्वाहिश के खिलाफ जो अमेरिका कर रहा था ईरान के साथ, वो दोबारा जिंदा कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब जो बाइडेन आएंगे और आने के बाद ईरान के साथ दोबारा वही डील जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के कहने पे खत्म किया था उसको रिवाइव करेंगे और वो डील जब दोबारा शुरू हो जाएगी तो ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियां हट जाएंगी। जब ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटेंगी तो पाकिस्तान को, चीन को, अफगानिस्तान को और इस खित्ते को बहुत फायदा होगा और यहाँ पे कुछ कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे और हम बहुत सारी अपनी जरूरत की चीजें ईरान से हासिल कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है इस खित्ते के लिए और जो बाइडेन का एक बड़ा अहम कदम हो सकता है क्योंकि डेमोक्रेट्स का ये उसूली मौकिफ था और वो उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने नेतन्याहू से दूसरी जो गुजारिश की वो ये की कि आप किसी तरह भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस करें,
और ईरान के साथ जो डील वो करने जा रहे हैं, जो बराक ओबामा ने की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे कहने पे कैंसिल कर दी थी, उसको दोबारा ना होने दें। अगर वो डील हो गई तो ईरान ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको और वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, ये सऊदी अरब को लगता है। और इसमें सऊदी अरब जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो भी सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। इनकी आपस की दुश्मनी है जो मुसलमानों को सूट नहीं करती, लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मनी रखते हैं। बहरहाल इसमें अब मदद जो मांगी है वो इसराइल से मांगी है मोहम्मद बिन सलमान ने। ये दूसरा इशू था जो इसराइली अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा इशू भी बड़ा अहम है, वो ये है कि तैयब उर्दगान की बढ़ती हुई मकबूलियत को कैसे कंट्रोल करना है। मोहम्मद बिन सलमान की एक दुखती रग जो है वो तैयब उर्दगान भी है। रजब तैयब उर्दगान ने मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम पैदा कर लिया है। वो अपने आप को एक आलमी लीडर के तौर पे, आलमी इस्लाम के लीडर के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये टाइटल सऊदी अरब को लगता है कि उनका हक है, और जो भी सऊदी अरब का वली अहद होगा, जो सऊदी अरब का बादशाह होगा, सुल्तान होगा, ये उसका हक है कि वो मुसलमानों की सारी दुनिया में जितनी आबादी है उस सारी को हेड करे, वो मुसलमानों का सरबराह कहलाए, ये उसका हक होगा। और मुसलमान जो है वो उसकी आवाज पे लब्बैक कहें। आलम इस्लाम का लीडर वही होगा जो सऊदी अरब का बादशाह होगा, जो सऊदी अरब का वली अहद होगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको ऐसे लगता है। तो तैयब उर्दगान ने उसको चैलेंज किया है। अब उस चैलेंज को वो हजम नहीं कर पा रहे। आप देखें, उर्दूगुल ड्रामा लगाएं या कुछ भी और काम करें तो सऊदी अरब एतराज करता है। तुर्की को आप कहीं पे भी सपोर्ट करें, सऊदी अरब एतराज करता है। पाकिस्तान जकार्ता में जाना चाह रहा था, सऊदी अरब ने एतराज किया। कोलालमपुर में सऊदी अरब ने एतराज किया, नहीं जाने दिया। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें रजब तैयब उर्दगान की मकबूलियत को कम करने के लिए सऊदी अरब ने इसराइल से मदद मांगी। अब आप सोचेंगे कि सऊदी अरब की मदद इसराइल कैसे कर सकता है तैयब उर्दगान की मकबूलियत को कम करने के लिए? तो एक पत्ता उनके हाथ में है, और वो पत्ता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ जो यरूशलेम है, या जो वेस्ट बैंक का इलाका है, जहां बैतुल मक़दस है, जिसको वो टेंपल माउंट कहते हैं, इस एरिया में जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है, फलस्तीनियों की। तो फलस्तीनियों की मदद इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क कर रहा है खुल के, और वो है तुर्की। और तुर्की जो मदद कर रहा है उसके 600 से जायद प्रोजेक्ट है इस वक्त जो वो उनकी मदद कर रहा है। यानी पिछले चंद सालों में तुर्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं फलस्तीनियों की मदद के लिए, उनकी तादाद 600 से जायद है। इतने बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है, अरबों रुपए की मदद कर रहा है, और लगातार करता चला जा रहा है। किस नौयत की मदद करते हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक तो वो कहते हैं कि जो उस्मानिया खिलाफत के जितने निशान और जितनी अलामतें मौजूद हैं यरूशलेम में, वो उनको खराब नहीं होने देते, उनकी हिफाजत भी करते हैं तुर्किश लोग। और वो अपने वॉलंटियर्स को वहां भेजते हैं, अपने डॉक्टर्स को भी भेजते हैं, एक्सपर्ट्स को भी भेजते हैं, अपने टीचर्स को भी भेजते हैं, अपने इमदादी कारकुनों को भी भेजते हैं। तो इस तरह तुर्की ने फलस्तीन के अंदर एक मुकाम पैदा किया हुआ है, और इसी वजह से तुर्की को पूरी उम्मत मुस्लिमा में भी कदर की नजर से देखा जाता है। तैयब उर्दगान ने पर्सनली बहुत ज्यादा मदद की है फलस्तीनियों की, प्रैक्टिकली। अच्छा, इसमें उसको फायदा तैयब उर्दगान को इस बात का हो रहा था कि उन्होंने, क्योंकि इसराइल को बहुत पहले से तस्लीम किया हुआ था, लिहाजा उनको वीजा का प्रॉब्लम नहीं है, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी मुल्क क्योंकि तस्लीम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जा आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने फलस्तीनियों की मदद की। अब तस्लीम तो कर लिया यूएई ने, बहरीन ने, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं गया। यहां से भी आपको नीयत का पता चल जाता है। अब सऊदी अरब चाहता है कि जो उस्मानिया खिलाफत के निशान मौजूद हैं बैतुल मक़दस में, वो खत्म कर दिए जाएं, वो वहां मौजूद नहीं रहने चाहिए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब से भी खत्म किए हैं। हिजाज़ मुक़द्दस हम कहते हैं मक्का और मदीना को, वहां जितने अलामात थी उस्मानिया खिलाफत के दौर की, उनको आहिस्ता आहिस्ता मिटाया गया है, और कोशिश की गई है कि नई इमारतें उनके ऊपर ओवरकम कर लें, और वो निशानात जो हैं 100 साल पुराने वो खत्म हो जाएं। तो वो उन्होंने उस पर बहुत काम किया है सऊदी अरब ने। लेकिन अब कौन कौन सी मदद है जो वहां वो करते हैं, मैं आपको बता रहा था तुर्की वाले। नंबर एक, वो उस्मानिया खिलाफत के जो निशानात हैं उनको बरकरार रखने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। दूसरा, उन्होंने खुराक की फरामी पे बहुत ज्यादा काम किया है, अद्वियात की फरामी पे बहुत ज्यादा काम किया है, वहाँ फील्ड अस्पताल कायम किए हैं, और जब कभी वो जख्मी हुए या उन पर हमला हुआ तो उनकी मरहम पट्टी और उनकी इमदाद के लिए स्टाफ तुर्की ने भेजा है। जितने त्यौहार आते हैं, ईदैन आती हैं, दीगर त्यौहार आते हैं, उनके ऊपर वो फलस्तीनियों को बहुत अच्छा खाना और तहाइफ भेजते हैं। तालीम की सहूलियात मुख्तलिफ उन्होंने स्कूल कायम किए हैं जहाँ पे फलस्तीनी बच्चों को तालीम देने का बंदोबस्त किया जाता है, और तुर्की उसके ऊपर बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है। यानी सेहत, तालीम,
बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, अद्वियात, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इवन पीने के साफ पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स तुर्की ने वहाँ पे शुरू किए कि फ़लस्तीनी लोगों को भी पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। यहूदियों के लिए तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उन्होंने वो भी बनाया। यहाँ तक कि जो कब्रिस्तानों के हवाले से इश्यूज थे वहाँ पे, वो भी तुर्की ने हल करके दिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों को। अब हो ये रहा है कि सऊदी अरब को सपोर्ट करेगा इसराइल, और सऊदी अरब के प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं हम शुरू करवाएंगे इन इलाकों में, और तुर्की के प्रोजेक्ट जो है उनको ऐसा ऐसा खत्म करवाएंगे, ताकि यहाँ पे सऊदी अरब का इंफ्लुएंस बढ़े और आलम इस्लाम में उनकी कदर जो है उसके अंदर इजाफा हो जाए। मिसाल के तौर पे एक चीज उन्होंने जो तय की वो भी सामने आ गई, अखबारात में लिखी है कि सऊदी नुमाइंदा जिसे मुस्लिम वक्फ के लिए अपॉइंट किया गया है, और खास तौर पे टेंपल माउंट को देखने के लिए, उसको टेंपल माउंट कहते हैं, हम अल-कुदस कहते हैं, बैतुल मक़दस, तो इसराइल उसको सपोर्ट करेगा उस नुमाइंदे की तैनाती को। तो इस तरह से इसराइल मुख्तलिफ चीज़ों में सपोर्ट करेगा सऊदी अरब को। नंबर एक, तीनों में आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। नंबर एक, जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में अमेरिका में जो केस चल रहा है उसमें, और जो पाबंदियां लगने के इम्कान हैं और वारंट निकलने के इम्कान हैं, उसमें अमेरिका इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहां पे मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात हैं, उनसे बचाना है इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को। नंबर एक, जो उन्होंने मांगा मैं बता रहा हूं आपको। नंबर दो, जो बाइडन ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं उसको रोकना है हर हाल में, जो पहले बराक ओबामा ने की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी। तो ईरान को दीवार के साथ लगा रहना चाहिए और ये डील नहीं होनी चाहिए, सऊदी अरब ये चाहता है, और इस पे वो इसराइल की मदद चाह रहे हैं अमेरिका में इन्फ्लुएंस के लिए। नंबर तीन, रजब तैयब एर्दोगान की मकबूलियत को मुस्लिम उम्मा के बीच में कम करना और मोहम्मद बिन सलमान को उसकी जगह पर लाकर खड़ा करना, और इसराइल के अंदर जितने फ़लस्तीनियों के लिए जितने वहाँ पे फ़लस्तीन में मंसूबे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं तुर्कियों के, उनको कम करना और वहाँ पे उसकी जगह पे सऊदी अरब का बोलबाला करना। ये वो तीन चीज़ें हैं जो सऊदी अरब ने मांगी है। अब आपको एक वीलॉग में बाद में बताएंगे कि इसके बदले में इसराइल ने क्या मांगा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी